Hello everyone, I welcome you all for this online teaching learning process. Dear student, अपना आज का टॉपिक है लिमिट फिट्स टॉलरेंस गेजेस इस यूनिट का टॉपिक नंबर 5 इंटरचेंजेबिलिटी एंड सिलेक्टिव असेंबली। ये जो टॉपिक है ये हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी इसके अंडर में आता है। सो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सो पहला है हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन होल एंड शार्प बेसिस सिस्टम। दूसरा टॉपिक पढ़ा था ड्रॉ एंड एक्सप्लेन होल एंड शार्प बेसिस सिस्टम और तीसरा था डिफाइन बेसिक होल्स एंड बेसिक शार्प। ये तीनों भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एटलीस्ट नहीं कुछ तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक लर्निंग आउटकम देखेंगे। इसका मतलब होगा कि आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद एज अ स्टूडेंट आपके अंदर क्या स्किल्स डेवलप होगी। तो पहला है टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव असेंबली। आप सिलेक्टिव असेंबली का कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। दूसरा है टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। आपको इस टॉपिक को समझने के बाद इंटरचेंजेबिलिटी इसका भी कंसेप्ट समझ में आएगा। आज का प्रोग्राम आउटकम से फ्रेंड्स हमारा इस टॉपिक से PO1, PO2, PO8 और PO9 ये चार POs सेटिस्फाइज होते हैं। बाकी POs इसमें अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरचेंज एबिलिटी से। सो इंटरचेंज एबिलिटी क्या होता है देखिए। पहला, मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस बोथ द मेटिंग पार्ट बाय द सेम ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, आजकल का जो जमाना है ना ये मास प्रोडक्शन का, न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर हमको कोई चीज़ बनानी है, जैसे आप दरवाज़ा समझिए या और चेयर समझिए या कोई बेड समझिए, तो ये सब चीज़ें क्या होता था, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़, तो ये सब चीज़ें एक ही आदमी बनाता था। तो इससे क्या होता था कि अगर कुछ कम ज़्यादा होता भी है तो वो चीज़ को यानी कि एडजस्टमेंट करने का जो तरीका था या जो करने का क्षमता थी उसी आदमी के अंदर थी। मतलब उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक खटिया की बात करेंगे तो इसमें जैसे पैर और हाथ होते हैं, उसमें जो होल्स किए जाते हैं उसमें फिट किए जाते हैं। आपको पता होगा, देखा होगा सभी ने। तो देखिए, अगर कोई होल छोटा हो जाता है उसके पैर का तो, और अगर वो डंडा फंसाना है उसके अंदर, तो अगर वो एक ही आदमी बना रहा है दोनों चीजें तो क्या होगा कि वो मशीनिंग करके उसको बड़ा कर सकता है। ठीक है ना। तो ये पहले के ज़माने में ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि दोनों मेटिंग पार्ट्स, जो भी दोनों भी मेटिंग पार्ट्स एक ही आदमी बनाता था। लेकिन अभी का जो नया इरा है या अभी नया टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है ना, हम सभी पार्ट एक साथ एक जगह पे बना नहीं सकते। इसलिए अभी दिया है मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस बोथ द मेटिंग पार्ट एट द सेम ऑपरेटर। मतलब दोनों मेटिंग पार्ट एक ही ऑपरेटर बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो दूसरा है पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ क्वालिटी। मतलब पार्ट को हमको क्या करना है, कम से कम समय में बनाना है और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। टू मैन्युफैक्चर आइडेंटिकल पार्ट मास प्रोडक्शन वाज द आइडिया। तो हमें ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए हमारे पास आइडिया क्या था कि मास प्रोडक्शन में क्या होता था कि सेम सेटअप लगता था, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ता था। सेम सेटअप मतलब कि जैसे अब आपको समझिए कोई एक चीज़ आप बना रहे हो एक मशीन के ऊपर, तो मशीन को आपने उस चीज़ के हिसाब से सेटिंग किया हुआ है। तो आप आइडेंटिकल पार्ट मतलब बार बार वो पार्ट उसके ऊपर से बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी मशीन पे तुमको दूसरा पार्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मशीन का सभी सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा दूसरे पार्ट के हिसाब से, फिर जाके आप लोग उसके ऊपर पार्ट बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर। The component are manufactured in one or more batches by different person or different machine at different location and assembled at one place। मतलब क्या होता था कि कंपोनेंट जो है हम लोग एक या दो बैचेस में बनाते हैं। अब कंपोनेंट बनाने के लिए भी कोई ऐसा नहीं जरूर कि एक ही आदमी बनाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट लोग बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के ऊपर बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बना सकते हैं और उनको असेंबल किया जा सकता है किसी भी एक जगह। सो आगे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट अंडर सच कंडीशन इज कॉल्ड एज इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर। तो ये जो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट जगह पे बनाना, डिफरेंट लोगों के हाथों से बनाना, डिफरेंट मशीन्स पे बनाना,
और इसको कहीं एक जगह जाके असेंबल करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारा घर पे जो लाइट रहते हैं और उसके होल्डर्स होते हैं, तो देखिए लाइट अगर किसी एक कंपनी का है तो उसी कंपनी का होल्डर नहीं रहता। इसका मतलब सादा सिंपल मतलब क्या रहेगा दोस्तों इसका, कि होल्डर जो है लाइट का वो किसी और कंपनी में, किसी और जगह पे, किसी और पर्सन ने बनाया हुआ है। लाइट किसी और कंपनी में, किसी और जगह पे, किसी और मशीन पे, किसी और पर्सन ने बनाया हुआ है, बराबर है। अब लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है, आप अपने घर पे लेके आते हो, आपके घर की दीवार में होल्डर फिट करते हो और उसमें लाइट लगाते हो, तो ये दोनों चीजें आपके घर पे फिट होती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंटरचेंज एबिलिटी। समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। इंटरचेंज, any one component selected at random should assemble with any other arbitrary chosen mating component। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपके पास समझिए कि 10 लाइट है और आपके पास 10 होल्डर्स है, तो आप कोई भी होल्डर उठाइए, कोई भी लाइट उठाइए और उसको असेंबल करिए। वो अगर असेंबल होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा इंटरचेंज एबिलिटी। और आपको रैंडम रैंडम मतलब आप कोई भी सीरीज सिलेक्ट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। कंडीशंस क्या होती है, तो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट ऑपरेटर, डिफरेंट मशीन टूल्स एंड अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन कैन बी असेंबल्ड एंड रिप्लेस्ड विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द असेंबली विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट व्हेन असेंबल्ड। वही जो अभी हम लोगों ने बात की वही चीज यहाँ पे है कि कंपोनेंट कैसा होना चाहिए। अलग अलग कंपोनेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स बनाएगा, डिफरेंट मशीन्स पे बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे बनेंगे और उसको असेंबल किया जाएगा किसी एक जगह पे या रिप्लेस किया जाएगा। सो हमें उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन मतलब हमें कुछ भी उसमें चेंजेस किए बगैर वो अगर अपना असेंबली होती है और उसका अगर इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब उसके वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उस पार्ट को कहा जाएगा इंटरचेंजेबिलिटी। फ्रेंड्स ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेज में इसका क्या फायदा होता है हमें, तो देखिए हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ता है, असेंबली टाइम कम होता है, पार्ट बनाने का समय कम लगता है। डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर एंड अदर फैसिलिटीज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंस्ट्रक्टिव। तो जैसे कंपोनेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है और कुछ अदर फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग जगह पे बना सकते हैं और असेंबली किसी और जगह पे कर सकते हैं। Simplifies replacement and repair of the worn out or defective parts, so maintenance cost is very much reduced। तो एक और पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो हम आसानी से, अगर पहला पार्ट खराब हो चुका है जो पहले से काम कर रहा है, तो उसको रिप्लेस भी आसानी से कर सकते हैं। डिफेक्टिव उसको डिफेक्टिव पार्ट कहा जाता है, तो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। लिमिटेड वर्क इज असाइन्ड टू वर्कर सो दैट ही कैन इजीली स्पेशलाइज हिमसेल्फ इन दैट वर्क दैट रिजल्ट इन क्वालिटी वर्क। तो वर्कर भी, जो वर्कर वो चीज बना रहा है उसको भी क्या होगा कि वो आप समय समय पे वही वही काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका जो स्पेशलाइजेशन है मतलब वो काम करने की जो स्किल्स है वो उसकी बढ़ेगी और उसके वजह से क्या होगा, जो क्वालिटी है उस जॉब की वो और अच्छी। प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस, इससे क्या होगा, पैसा जो लगना है हमको कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जॉब बनाने के लिए वो भी हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली क्या होता है फ्रेंड्स? In selective assembly, the part produced are classified into group according to their size, dimension by automatic gauging। क्या किया जाता है इसमें कि जब भी हम लोग सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही पार्ट बनाया जाता है और उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्या है ये। तो both the mating part are segregated according to their size and match with the group of mating parts are assembled. This ensures production and elimination of defective assemblies. Assembly costs are reduced as the parts are produced with wider tolerance। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या होता है सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली मतलब क्या होता है कि हम कोई अगर जॉब बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टॉलरेंस बढ़ा रखते हैं। अब टॉलरेंस बढ़ा रखने से क्या होगा, इसके फायदे क्या है दोस्तों, तो देखिए समय कम बचे, कम लगेगा हमको। जैसे फॉर एग्जांपल 25 mm का शाफ्ट बनाना है और उसने आपने टॉलरेंस दिया 0.001 और -0.001, ऐसे 2 टॉलरेंस दिए, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो कितने से कितने में बनेगा 24.999 टू 25.001। तो ये क्या हो गया, क्लोजर टॉलरेंस हो गया। अगर वही अगर हम लोग इसको बोलते हैं 25 प्लस 0.009 और माइनस 0.009, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों 24.991 से लेके 25.009 तक। सो ज्यादा टॉलरेंस मिल गया यहाँ पे हमको। सो क्या होगा कि हम लोगों ने टॉलरेंस को बढ़ा दिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट जो मीटिंग पार्ट है उसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, जैसा नट एंड बोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के भी डायमेंशन टॉलरेंस को बढ़ा देंगे। जो भी पार्ट बना रहे, शाफ्ट बना रहे तो शाफ्ट के भी टॉलरेंस बढ़ा देंगे, और होल बना रहे तो होल के भी टॉलरेंस बढ़ा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन अलग अलग टॉलरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैटेगराइज कर देंगे। मतलब 25.01 से प्लस माइनस 01 एक ग्रुप बन गया, 25 प्लस माइनस 0.05 दूसरा ग्रुप बन गया, 25 प्लस माइनस 0.007 तीसरा ग्रुप बन गया, 25 प्लस माइनस 009 चौथा ग्रुप बन गया। ऐसे 4 ग्रुप बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 25.01 वाले जितने भी जॉब्स है वो एक जगह रखेंगे, 25.005 वाले जितने भी जॉब्स है वो दूसरी जगह रखेंगे, 25.007 वाले जितने जॉब्स है यानी उस रेंज में आने वाले सब तीसरी जगह रखेंगे, 25.009 जितने भी रेंज में आने वाले जॉब्स है वो एक जगह। आपके पास कितने जॉब बन गए, टोटल कितने लॉट्स बन गए, 4। चारों के डायमेंशन अलग अलग है। वैसे उसके साथ में जो मीटिंग होने वाला पार्ट है, मतलब उससे मिलने वाला जो पार्ट है उसको भी वैसे ही कैटेगराइज कर देंगे और उसको भी अलग अलग ग्रुप्स में रख देंगे। अब क्या होगा कि आपको 21.009 वाला जॉब हो ना, तो आपके पास 2 लॉट मीटिंग पार्ट्स के लिए, एक होल के लिए, एक शाफ्ट के लिए। आप उसमें से कोई भी होल उठाओ, कोई भी शाफ्ट उठाओ, उसको असेंबल कर दो। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव असेंबली। अगर 25.001 वाला चाहिए तो आप उस स्लॉट में से उठाओ, दोनों मीटिंग पार्ट्स में से कोई भी आप जॉब जो कंबाइन कर लो, तो वो हो जाएगा 25.001 की असेंबली। तो इसके एडवांटेज क्या है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी हमारी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। एप्लीकेशन है दोस्तों इसका, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा इंटरचेंजेबिलिटी और सिलेक्टिव असेंबली टॉपिक खत्म होता है। 2-2 मार्क्स के लिए ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। मुझे आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया छोटा सा टॉपिक इसमें हमको एक बार पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक के आगे आने वाले इसमें कंडीशंस में जरूरत पड़ेगी। तो एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं और टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल मटेरियल कंडीशंस। तो मैक्सिमम मिनिमम मेटल कंडीशंस क्या होती है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने लिमिट्स पढ़े हैं अभी तक। अब लिमिट में देखिए दो चीजें हम लोगों ने देखी कि एक अपर लिमिट होता है, दूसरा लोअर लिमिट होता है। अब देखिए अगर 25 mm का शाफ्ट है और उसके हम लोगों ने अपर लिमिट दिया है +0.5 और लोअर लिमिट दिया है +0.1, तो वो शाफ्ट कितने का बनेगा, या बनेगा 25.5 का मैक्सिमम बनेगा और 25.01 का 25.1 का मिनिमम बनेगा। बराबर है। अब मुझे बताइए 25.5 में ज्यादा मटेरियल है या 25.1 में ज्यादा मटेरियल है, तो इसका आंसर रहेगा सर 25.5 में मटेरियल का अमाउंट ज्यादा रहेगा और 25.1 में मटेरियल का अमाउंट कम रहेगा। सर मुझे बताइए कि इसके हिसाब से मैक्सिमम मटेरियल काय में रहेगा, तो 25.5 में, मिनिमम मटेरियल काय में रहेगा 25.1 में। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम और मिनिमम मेटल और मटेरियल कंडीशन। तो हमको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। Consider a shaft having a dimension 40 plus minus 0.05 mm and a hole having a dimension 45 plus minus 0.05 mm। हमें एक शाफ्ट को कंसिडर करना है जिसका डायमेंशन, पहले बात कर लेते हैं हम लोग शाफ्ट की। शाफ्ट को कंसिडर करना है जिसमें हमारा डायमेंशन है 40 और प्लस माइनस 0.05। तो इसमें बेसिक साइज हो गया 40, मैक्सिमम लिमिट होगी प्लस 0.05 और मिनिमम लिमिट होगी माइनस 0.05। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी दोस्तों, 40 प्लस 0.05 मतलब कितना जाएगा 40.05 और मिनिमम कितना हो जाएगा 40 माइनस 0.05 मतलब कितना हो जाएगा 39.05। समझ में आया कंसेप्ट। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये शाफ्ट है, ये इसका मैक्सिमम मेटल लिमिट और इसका लिस्ट मेटल लिमिट कौन सा है दोस्तों। तो देखिए ये जो है ये मैक्सिमम मेटल लिमिट और ये जो है ये मिनिमम मेटल, मतलब अपर लिमिट इज द मैक्सिमम मेटल और लोअर लिमिट इज द मिनिमम मेटल। तो मैक्सिमम मेटल लिमिट कितना रहेगा 44 सॉरी ये होल का है, एक सेकंड, शाफ्ट मैक्सिमम मेटल लिमिट कितना रहेगा 40 प्लस 0.05 मतलब 40.05 mm और लिस्ट मतलब मिनिमम मेटल लिमिट कितना रहेगा 40 माइनस 0.05 मतलब 39.95 mm। समझ में आया दोस्तों। उसी प्रकार से शाफ्ट पे, लेकिन हाँ अब ये होल का मैक्सिमम मेटल और शाफ्ट का मैक्सिमम मेटल अलग होगा, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मैक्सिमम मटेरियल या मैक्सिमम मेटल। अब देखिए होल जो है, होल ऐसा सर्कुलर शेप में रहता है और एक सर्कुलर प्लेट है और होल क्या बोलेंगे, जब हम उस प्लेट में से मटेरियल को निकाल देंगे तो उसको कहा जाएगा होल। देखिए फॉर एग्जांपल
जैसा एक ये सर्कल है, हाँ, अब ये दूसरा सर्कल, ये क्या हो गया, इस प्लेट के अंदर का ये होल हो गया, बराबर है। अब इसमें हम लोग को दो लिमिट देते हैं, एक अपर लिमिट, दूसरा लोअर लिमिट। तो क्या होगा, अपर लिमिट इससे और बढ़ेगी इस टाइप से, मतलब कुछ होल्स बड़े साइज के रहेंगे, कुछ होल्स छोटे साइज, मतलब मैक्सिमम अपर लिमिट के हिसाब से रहेंगे, कुछ होल लोअर लिमिट के हिसाब से रहेंगे। देखिए जब अपर लिमिट रहेंगे होल की, तो क्या होगा, मटेरियल इतना जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट वाला, ये जो एक सेकंड रुकिए, ये जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये मटेरियल कम हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ये टॉप से लेके इस टॉप तक, ये हो गया आपका अपर लिमिट। ये चीज क्या हो गई आपकी, अपर लिमिट। तो इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, मिनिमम बोलेंगे, आप बताइए क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम में क्या होगा, मेटल यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया अपर लिमिट की लाइन, और ये हो गई मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको, ग्रीन कलर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गई मिनिमम मेटल की लाइन। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैक्सिमम मटेरियल कहाँ पे है, इस जगह पे मैक्सिमम मटेरियल रहेगा। और इस कहाँ से कहाँ तक, ये जो टॉप लाइन है यहाँ से जो ये ग्रीन लाइन है यहाँ तक, ये होगा मैक्सिमम मटेरियल, और मिनिमम मटेरियल रहेगा यही टॉप लाइन, और यहाँ से लेके ये ब्लू लाइन तक, दोनों साइड में है ना, दोनों साइड में ये हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। अब मुझे बताइए इसमें से मिनिमम मेटल लिमिट कौन सी होगी, ज्यादा मेटल कहाँ पे रहेगा, कम मेटल कहाँ पे रहेगा। तो देखिए ये अपर लिमिट है, कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो है ये अपर लिमिट, ब्लू लाइंस, और ये ग्रीन लाइंस मतलब लोअर लिमिट। तो मेटल ज्यादा कहाँ पे रहेगा, लोअर लिमिट के बीच में, और मेटल कम कम कहाँ पे रहेगा, अपर लिमिट के बीच में। सो होल के देखो मैक्सिमम मेटल कंडीशन इज 44.95, मतलब 40 माइनस 0.05, मतलब लोअर लिमिट में मैक्सिमम मेटल कंडीशन रहेगा, और अपर लिमिट में मतलब 45 प्लस 0.05 मतलब 45.05 में मिनिमम मेटल कंडीशन रहेगी। समझ में आया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन बैंक। सो ये क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, एक्सप्लेन इंटरचेंजेबिलिटी, स्टेट एडवांटेज एंड ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड सिलेक्टिव असेंबली, स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ सिलेक्टिव असेंबली एंड एक्सप्लेन सिलेक्टिव असेंबली। प्रोग्राम आउटकम जो हम लोगों ने पहले से बात किया वही यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टेलर प्रिंसिपल।